हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री, और इसमें अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तता से संबंधित, यानी पीरियोडिक टेबल की अपन बात कर रहे हैं। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अपना टॉपिक शुरू अपन ने किया है गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन दिखाते हैं, इस चीज को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी। परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें अपन तो देखो, भौतिक गुणधर्मों में आवर्तता अपन पढ़ रहे थे, और उस भौतिक गुणों के अंदर पहला गुण अपन पढ़ चुके हैं परमाणु त्रिज्या और उसकी आवर्तता। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, आयनिक त्रिज्या के बारे में, यानी कि दूसरा टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं। और इस चीज़ को भी बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस चीज़ को सुनिए और साथ के साथ इसको नोट भी करते रहें। ओके, तो देखिए यहाँ पर आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करें तो किसी भी आयन, कोई भी जो आयन होता है उस आयन की नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे अपन आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के किसी भी आयन के, ध्यान रखेंगे, किसी भी आयन के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये आयन क्या चीज है। तो आप लोगों ने एक सिंपल सी बात तो ये सुनी होगी कि आयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धनायन व ऋणायन। धनायन व ऋणायन दो प्रकार के आयन आपको पता होंगे। अब बात करें अपन कि सर ये आयन जो होता है ना, ये वास्तव में है क्या चीज। तो भाई आयन जो होता है ये हमेशा बनता किससे है, ये बनता है परमाणु से। अर्थात जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है या जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो आयन का निर्माण होता है। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग कर दे या इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, आयन का निर्माण होता है। यानी कि मुख्यतः आयन दो ही प्रकार के होंगे, एक तो होता है धनायन और एक होता है कौन, ऋणायन। अब ये बनते कैसे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी तक मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता दी है कि किसी भी आयन के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। और इस आयनिक त्रिज्या में एक वर्ड आया है आयन, तो इस आयन के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर कि जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जब क्या करेगा, त्याग करेगा, तो क्या बनेगा, धनायन का निर्माण यहाँ पर होता है। और इसके विपरीत कि जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो किसका निर्माण होता है, ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो धनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। ये आपको पता है। अब सुनो ध्यान से, इस चीज को समझने की अपन यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है ना, जैसे बात करें अपन यहाँ पर कि ये सोडियम परमाणु था। सोडियम क्या है, परमाणु है यहाँ पर। ठीक है, इस सोडियम परमाणु की बात करें तो इस सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। आप लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका होता है नियोन 2s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नियोन 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये वाला। अब ये क्या करे, यदि यहां से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, क्या कर दे, ये एक इलेक्ट्रॉन का यहां से त्याग, देखो सुनो ध्यान से, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 तो अपन ने यहां भरे, एक यहां पर भरे, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास।
ठीक है। अब यहां पर क्या है भाई, इसका परमाणु क्रमांक, चलो मैं आपको सिंपल से तरीके से बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी अपन छोड़े यहां पर, इतनी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक आपको पता है 11 है, परमाणु क्रमांक यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसके पास, 11। और बात करें अपन प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसके पास, 11 होगी, क्योंकि ये उदासीन है। ध्यान रखना भाई, कोई भी परमाणु जब उदासीन होता है उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास प्रोटॉन तो पक्का 11 होंगे, और परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर ये उदासीन क्यों है, ये उदासीन इसीलिए है प्यारे विद्यार्थियों कि यहां पर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। तो प्रोटॉन के ऊपर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है क्या, ऋणावेश। 11 धन 11 ऋण से मिलकर उसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और इसीलिए ये परमाणु क्या है, उदासीन है, ठीक है। इसीलिए ये परमाणु क्या है, उदासीन है। अब मान लेते हैं यदि यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे, तो सुनो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन का जैसे इसने त्याग किया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अब कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर जाएगी 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10। और प्रोटॉन कितने हैं अभी भी, देखो प्रोटॉन तो 11 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो 11 ही रहेगा इसका, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो रह गए 10 और प्रोटॉन हो गए कितने, 11। अब प्रोटॉन अपने पास यहां पर 11 हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश जो होगा वो 10 प्रोटॉन के धनावेश को तो संतुलित कर देगा, परंतु एक प्रोटॉन अतिरिक्त है, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यहाँ हो गया क्या ज्यादा भाई, 10 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश 10 प्रोटॉन के धनावेश को तो उदासीन कर देगा, परंतु एक धनावेश क्या हो गया यहाँ पर, ज्यादा हो गया। और वो धनावेश जो होता है ना, वो इस उदासीन परमाणु के ऊपर यहाँ पर लिख दिया जाता है, और यही जो स्पीसीज आपकी बनी है ये क्या कहलाती है, ये आपकी धनायन कहलाती है। यानी कि जब कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो जो स्पीसीज बनेगी वो क्या होगी, धनायन स्पीसीज होगी। यानी इस प्रकार से धनायन का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई कि धनायन का निर्माण होता कैसे है। तो क्या बताया मैंने कि जब परमाणु उदासीन था, सोडियम परमाणु उदासीन था, तो उसके पास 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन के धन और ऋण को उदासीन कर दिया है, जिससे यहाँ पर ये परमाणु क्या था, उदासीन था। परंतु जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन तो रह गए 10 और प्रोटॉन हो गए कितने, 11। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश 10 प्रोटॉन के धनावेश को उदासीन कर देगा, परंतु एक प्रोटॉन अतिरिक्त रूप से यहाँ पर उपस्थित होगा, और उस प्रोटॉन के कारण ही इस स्पीसीज के ऊपर धनावेश आ जाता है, और वह स्पीसीज जिसके ऊपर धनावेश होता है उसे क्या बोलते हैं, धनायन कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, धनायन का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बात करते हैं अपन ऋणायन का निर्माण कैसे होता है। तो देखो भाई, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण करने पर ये ऋणायन का निर्माण हुआ। कैसे हुआ उस चीज को समझो। क्लोरीन का आपको पता है परमाणु क्रमांक इसका 17 होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या तो बिल्कुल 17 होगी भाई। और परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो प्रोटॉन की संख्या तो कितनी रही, वही 17 रही, परंतु एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज कि 17 प्रोटॉन का धनावेश 17 इलेक्ट्रॉन के धनावेश को तो उदासीन कर देगा, परंतु एक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश यहाँ पर शेष रहेगा, और उस एक इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के कारण ही इस Cl के ऊपर एक ऋणावेश आ जाता है, और इस ऋणावेश युक्त स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, ऋणायन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी
मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई थी, क्या बताई है कि जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है, और जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऋणायन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा कि सोडियम उदासीन कब होता है, जब इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है 11, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से उदासीन कर देता है, इसीलिए आपका ये सोडियम परमाणु क्या है उदासीन होता है। परंतु इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रहेगी, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है अब 10 हो गई है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को 10 प्रोटॉन के धनावेश उदासीन कर देंगे, परंतु एक प्रोटॉन का धनावेश शेष रहेगा जो इस स्पीशीज के ऊपर लिख दिया जाता है, तो इस धनावेश युक्त स्पीशीज को क्या बोलते हैं धनायन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऋणायन की बात करते हैं तो ये क्लोरीन जो होता है आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या 17 होगी, और उदासीन परमाणु में इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 17 होगी, परंतु जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो प्रोटॉन की संख्या तो 17 रही, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 18 हो गई, तो 17 प्रोटॉन का धनावेश 17 इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को उदासीन कर देगा, परंतु एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में हो गया है, उसका आवेश कहाँ जाएगा इस परमाणु के ऊपर आ जाएगा, और इस प्रकार ऋणावेश युक्त स्पीशीज यहाँ पर बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन ऋणायन कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन का निर्माण यहाँ पर होगा। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर आगे की तरफ कि ये वाली चीज तो समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या है, तो देखो अगला पॉइंट यहाँ पर है कि धनायन की आयनिक त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु से कम होती है। धनायन की आयनिक त्रिज्या जो होगी वो सदैव उदासीन परमाणु से क्या होगी कम होगी, और ऋणायन की आयनिक त्रिज्या जो होती है वो सदैव उदासीन परमाणु से क्या होती है अधिक होती है। अब इस चीज को समझना है कि ऐसा क्यों हुआ कि उदासीन परमाणु जो होता है उस उदासीन परमाणु की आयनिक त्रिज्या जो होती है वो उदासीन परमाणु से धनायन की आयनिक त्रिज्या छोटी होगी और ऋणायन की आयनिक त्रिज्या बड़ी होगी, ऐसा क्यों हुआ इसका कारण हम समझते हैं। तो देखो जैसे ये कोई परमाणु है, केंद्र में नाभिक है, ठीक है, अब ये जो परमाणु है मान लेते हैं सोडियम का ही परमाणु अपन ले लिया, किसका परमाणु ले लिया अपन ने सोडियम का परमाणु ले लिया। अब सोडियम का परमाणु अपन ने लिया है तो आपको पता है इसके केंद्र में क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 है, इसलिए यहाँ पर कितने प्रोटॉन होंगे नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे 11 प्रोटॉन। अब यदि ये सोडियम उदासीन है तो यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11 होंगे, तभी तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे उदासीन करेंगे। ठीक है ना, परंतु क्या हुआ, परंतु दिक्कत यहां पर ये हो गई कि ये जो सोडियम है ना इसने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लिया। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यहाँ पर तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई 10 रह गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई 10। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये 10 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश इस 10 प्रोटॉन के धनावेश को तो उदासीन कर देगा, परंतु क्या यहाँ पर एक प्रोटॉन ज्यादा है दिख रहा है आपको भाई, एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का जैसे इसने त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का जैसे इसने त्याग यहाँ से कर दिया तो क्या रह गया यहाँ पर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश 10 प्रोटॉन के धनावेश को तो क्या कर देगा उदासीन कर देगा, परंतु एक प्रोटॉन का ऋणावेश एक प्रोटॉन का धनावेश यहाँ पर अतिरिक्त रूप से है ज्यादा मात्रा में है, तो उस एक प्रोटॉन के धनावेश के कारण इस परमाणु के ऊपर क्या जाता है धनावेश आ जाता है, और इस प्रकार धनावेश युक्त जो स्पीशीज आपकी यहाँ पर बनी है ये क्या कहलाती है धनायन कहलाती है। अब आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब सुनो ध्यान से, अब बात करें कि सर धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर एक प्रोटॉन ज्यादा है, यानी धनावेश ज्यादा है नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर धनावेश ज्यादा है तो ये धनावेश क्या करेगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
ठीक है भाई, धनावेश ज्यादा होने के कारण ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और जब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो त्रिज्या में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी ध्यान रखेंगे कि धनायन की त्रिज्या जो होती है वो सदैव उदासीन परमाणु से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर बात कर ली है कि धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सर ऋणायन की, बात करें कि ऋणायन की क्या समस्या है। तो देखो भाई ऋणायन की बात कर लेते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं मैं क्लोरीन की ही बात कर लेता हूँ। ये लो नाभिक, ये क्लोरीन है आपका, परमाणु क्रमांक 17 है। तो यहाँ पर नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहे होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अब इसने क्या कर लिया, इसने मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हुआ भाई, 18 इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि 17 प्रोटॉन का धनावेश 17 इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को तो उदासीन कर देगा, परंतु एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश यहाँ पर ज्यादा हो गया क्या ज्यादा, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर देगा, परंतु एक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश क्या हो गया यहाँ पर ज्यादा हो गया, और वो ऋणावेश कहाँ लिख दिया जाता है, इस परमाणु के ऊपर लिख दिया जाता है। इस प्रकार ये ऋणावेश युक्त जो स्पीशीज बनी है ये क्या कहलाती है, ऋणायन कहलाती है। अब अपन बात कर रहे हैं कि ऋणायन की त्रिज्या सदैव क्या होती है, उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई क्या होगा, पहले 17 प्रोटॉन थे 17 इलेक्ट्रॉन थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु जैसे ही 18वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई, बढ़ी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी के ऊपर ऋणावेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना ये प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये क्या होंगे, इस नाभिक से दूर हटेंगे। क्या करेंगे, नाभिक से दूर हटेंगे, और जब नाभिक से दूर हटेंगे तो उस कंडीशन में त्रिज्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि धनायन की आयनिक त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु से कम होती है, और ऋणायन की आयनिक त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु से अधिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज इस टॉपिक के अंदर क्या बता दिया है, आयनिक त्रिज्या के बारे में बताया है कि किसी भी आयन के नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। और जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। और ध्यान रखेंगे हमेशा कि धनायन की त्रिज्या जो होती है वो सदैव उदासीन परमाणु से कम होगी, और ऋणायन की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु से अधिक होती है। ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से अपन एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.